महाराजा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की कैंटीन में कॉलेज के सबसे हुड़दंगियों विद्यार्थियों की टोली आज कई दिनों बाद एक साथ इकट्ठा हुई थी। वजह सीधी सी थी कि आज ही इन सब का फाइनल एग्जाम का लास्ट पेपर था। एग्जाम के दौरान तो ये हुड़दंगियों ऐसे भले मानुस प्रतीत होते थे जैसे पढ़ाई के अतिरिक्त इन्हें किसी और बात से कोई सरोकार न हो। द रोमियो कहा जाने वाला रौनक तो जैसे ब्रह्मचारी बन जाता कि मजाल है सामने से आती जाती किसी खूबसूरत लड़की को नज़र उठाकर भी देख ले। हमेशा खुद को किसी सुपर स्टार एक्ट्रेस समझने वाली रीनी तो एग्जाम के दिनों में आंखों पर मोटा चश्मा लगाए ऐसे दिखती जैसे सबसे ज़्यादा पढ़ाकू पूरे कॉलेज में कोई और न हो। सारा दिन गिटार को हाथ में लिए हुए किसी न किसी गाने की धुन बजाने वाला सूर्या पर तो इन दिनों न जाने क्या धुन सवार हो जाती है कि गिटार भूलकर सारा दिन किताबों में आंखें गड़ाए नोट्स का रट्टा लगाता रहता है। आज जब एग्जाम का भूत सबके सिर से उतर गया तो सभी फिर से अपने अपने कैरेक्टर में आ गए। एक हाथ में कॉफ़ी कप थामे हुए, दूसरे हाथ की उंगली को अपने घुंघराले लड्डों में लपेटे हुए रीनी ने कहा, यार सच अ बोरिंग प्लेस, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। सूर्या, तो तू ही सजेस्ट कर दे कोई अच्छी सी जगह। रौनक, ओ भाई रहने दे, इससे पूछने के परिणाम लास्ट ट्रिप पर भुगत चुके हैं हम सब। आदि, सच कह रहे हो रौनक ब्रो, मुझे तो उस ट्रिप पर ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं आदि नहीं आदि मानो हूँ। रश्मि, एक काम करते हैं, मनाली चलते हैं। आर्यन, नॉट अ बैड आइडिया, अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। रौनक, ऑल राइट, मनाली को डन करते हैं और परसों ही निकलते हैं। अभी मेरे डैड का कोई ऑफिशियल टूर भी नहीं है तो उनकी गाड़ी फ्री है। सूर्या, अरे श्यामू भैया, इसी बात पर ज़रा समोसे और चाय हो जाए। सभी सूर्या की बात का समर्थन करते हुए एक साथ थप थप देकर टेबल बजाने लगे। सूर्या मस्ती में गाने की धुन गुनगुनाते हुए गीत ईजाद करते हुए कहता है, हाँ तो मेहरबान कदरदान, लीजिए आपकी खिदमत में पेश है एक तरोताज़ा गीत। चाय पीने को दिल करता है, मनाली जाने को दिल करता है, समोसा खाने को दिल करता है, रिनी तुझे पीटने का दिल करता है। रौनक, रिनी की बात से हम एग्री करते हैं, हा हा हा। सभी तेज ठहाके लगाते हुए सूर्या को घेर लेते हैं और उसे मजाक में पीटने लगते हैं। कुछ देर में कैंटीन में सबसे समय बिताने के बाद हंसते मुस्कुराते हुए सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। सभी थक कर चूर हो चुके थे क्योंकि रात भर पेपर देने के स्ट्रेस से किसी को ठीक से नींद नहीं आई थी। घर पहुंचकर सभी घोड़े बेचकर सो गए थे। सूरज भी आज पश्चिम दिशा की ओर ऐसे सरकता गया जैसे इम्तिहान देकर वह भी थक सा गया था। अब जल्दी अपने घर को लौट जाना चाहता था। आसमान के अंतिम छोर से लगते ही सूर्य ऐसे दुबक गया जैसे माँ के आंचल में कोई मासूम बच्चा थककर सुस्ता रहा हो। शाम अक्सर रंगीन होकर भी वीरान सी लगती थी, लेकिन आज की शाम महाराजा कॉलेज के महाराजाओं यानी स्टूडेंट्स के लिए रंगीन ही थी। सभी नींद से जागने के बाद एक दूसरे से वीडियो कॉल पर जुड़ने लगे। रौनक, गाइस, कोई तो ऐसा है नहीं जो ट्रिप के लिए तैयार नहीं। रिनी, वी ऑल आर रेडी गो टू। आदि, वंडरफुल, बाय द वे वाई आर यू आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। रौनक, क्योंकि गाड़ी इसी वीक के लिए फ्री है, इसके बाद तो डेट के लगातार टूर रहेंगे। अब अगर किसी का भी कोई नाटक रहा तो ट्रिप कैंसिल हो जाएगी, समझो। सूर्या, ना जी ना, ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे, हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। सूर्या की बात सुनकर अब भी सभी एक साथ हंसते हैं। क्या वाकई महाराजा कॉलेज के हुड़दंगियों की टोली ट्रिप पर जा पाएगी? तभी आदित्य बोलता है, क्यों नहीं जाएगी, हमारी ट्रिप जरूर जाएगी। तयशुदा दिन सभी लोग तैयार होकर रौनक के घर इकट्ठा होने लगे। हॉल में चहल पहल को सुनकर रौनक की मम्मी डिम्पल वहां आती है। सबको देखकर वह झपकते हुए कहती है, वाओ, ऑल जोकर्स आर हियर। काश मैं भी तुम लोगों की टोली का हिस्सा होती तो खूब सारी मस्ती करती। सूर्या, लो जी कर लो गल, ये भी कोई बात हुई भला। आंटी, आप तो हमारी टोली की सरदार हैं, आपके बिना तो हम सब अधूरे हैं। डिम्पल, मक्खन लगाना तो कोई सूर्या से सीखे। आर्यन, आंटी, मक्खन से याद आया, बड़ी जोरों की भूख लगी है, आज नाश्ते में क्या बनाया है आपने? रिनी, हाँ आंटी, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। आदि,
हॉल में प्रवेश करते हुए मैं भी दौड़ा चला आया। डिम्पल, चलो डाइनिंग टेबल पर सभी टूट पड़ो, नाश्ता तुम लोगों के इंतजार में ठंडा हो रहा है। सभी लोग डाइनिंग टेबल की ओर दौड़ पड़ते हैं और नाश्ते पर ऐसे हल्ला बोल देते हैं जैसे बरसों से भूखे हों। चाबी का छल्ला उंगली पर घुमाता हुआ सीटी बजाता रौनक भी वहाँ आता है। रश्मि यार, रौनक तू कहाँ था अब तक? हम सब तो कब से ही आ गए हैं। रौनक, अरे भाई गाड़ी की सर्विसिंग करवा ली, लंबा सफ़र है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सूर्या, सही कह रहे हो, चलो अब तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मनाली के लिए निकलते। आर्यन, हाँ यार, हम अब तक कहीं यहीं पर हैं, मनाली पहुंचने में रात हो जानी है। आदि, ओह नो, शाम से पहले पहुंचना सही रहेगा, पहाड़ी इलाका है, रात को ड्राइव करना है, सेफ नहीं होगा। सूर्या, ए डरपोक, आदि तू ना यहीं रह जा, क्योंकि हम लोग तो इस बार धूम मचाने वाले हैं। आदि, ओए डरपोक तो तू है, भूल गया लास्ट ट्रिप पर गाइड ने जब यह कह दिया कि यह बावड़ी भूतिया है तो तू कैसे भाग रहा था वहाँ से? सूर्या, अरे मैं डरा थोड़ी ना था, वो तो मैं वॉशरूम गया था। आर्यन, हा हा हा, डर से पैंट गीली तो नहीं हो गई ना? रौनक, बस भी करो वरना रो देगा हमारा सिंगिंग स्टार। सूर्या, रोए मेरे दुश्मन। रिनी यार, तुम लोग भी ना गुजरे ज़माने की बातें लिए बैठे हो, अब चलो भी, तुम लोग भी यहीं बैठ जाते हो तो बर्फ़ से जम जाते हो। सूर्या, तुम तो न हम सबको पिघलाने के लिए ऐसी ही थोड़ी हमने तुम्हारा नाम आग रखा हुआ है। आर्यन, सही कह रहे हो भाई, हमारी गुस्से वाली बाई है रिनी। रौनक, बकैती बंद करो एंड लेट्स गो, हम सच में लेट हो जाएंगे। सभी लोग अपने अपने बैग उठाएं बाहर की ओर जाने लगे। गाड़ी में सामान रखने के बाद सभी गाड़ी में जाकर बैठ गए। गेट पर खड़ी डिम्पल सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। डिम्पल, बच्चों अपना ध्यान रखना और खूब मस्ती करना। सभी एक साथ, जी आंटी, वी ऑल गॉना मिस यू, डिम्पल मिस यू टू। रौनक गाड़ी स्टार्ट कर देता है। डिम्पल गाड़ी को अब तक निहारती रहती है जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल न हो जाए। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। न जाने कितने शहरों गांवों से गुजरते हुए आखिरकार गाड़ी ने हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया। बहुत सुकून था इस प्रदेश की फिजा में। मनाली यात्रा पर निकले सभी लोगों का सफ़र कैसा रहेगा, यही सोचते रहे सब, और रास्ते भर मस्तियाँ करते हुए, गाना गाते हुए चल दिए। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मनाली अब भी दूर था, लगभग 1 घंटा लग जाना था। वहाँ पहुँचने में सफ़र इतना खूबसूरत था कि मंजिल की दूरी मायने ही नहीं रख रही थी। सांझ ढलने को थी। पहाड़ी रास्ता और गाड़ी में बजता मधुर संगीत को और अधिक खुशनुमा बना रहा था। खिड़की से झांकते हुए रिनी ने कहा, जीवन तो पहाड़ में ही बसता है, हम लोग तो ज़िंदगी काट रहे हैं घुटन भरे शहरों में। असल ज़िंदगी तो यहाँ के लोग जीते हैं। प्रकृति की गोद में रहना बिल्कुल वैसा है मानो ईश्वर की गोद में रहना हो। आर्यन रिनी की बात का समर्थन करते हुए कहा, सच कह रही हो तुम, ये ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ों से बहुत छोटे छोटे झरने, सड़क किनारे कतार से लगे देवदार और चीड़ के पेड़, सब कुछ कितना सुंदर है ना, जैसे कोई जादुई दुनिया हो। आदि, जादू ही तो है, मुझ पर भी छा रहा है। पहाड़ी इलाकों का जीवन देखकर मेरा तो मन कर रहा कि मैं यहीं बस जाऊँ। इन्हीं पहाड़ों को काट कर एक गुफा बना लो और फिर आदि से आदि मानव बन जाओ। रश्मि, completely agree with you guys, this place is really so beautiful, like a heaven। रौनक, पहाड़ों के पीछे छुपता सूरज और आसमान में बिखरी उसकी किरणें कैसी लग रही हैं, न मानो सूरज अपनी किरणों को समेट कर इन पहाड़ों में छुपा रहा हो। रिनी, हम यहाँ तो सूरज के भी रंग बदल गए, अटखेलियाँ कर रहा अपनी किरणों के साथ। आर्यन, जरा उन फूलों के खेतों को तो देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे कोई सतरंगी चादर बिछी हुई हो। रश्मि, अद्भुत नज़ारा है, अभी भी इतना अच्छा लग रहा, सोचो मनाली में कितना मज़ा आएगा। आदि, हाँ बहुत ज़्यादा, वी विल इन्जॉय अलॉट। रिनी, क्या बात है। सूर्या अब तक चुप है, न कोई धुन बजाई न कोई गीत सुना। सूर्या, यारो मुझे तो यहाँ की हवा भी स्वर लहरियाँ छेड़ती महसूस हो रही, इसलिए आज कोई धुन नहीं गुनगुनाई। तुम लोग भी गौर से सुनो, हवा की साए साए में भी कोई गीत सुनाई देगा। आज तो गिटार के तारों सा मेरा रोम रोम झंकृत हो रहा। सूर्या की बात सुनकर सभी लोग कान लगाकर हवा के शोर को सुनने लगे। सभी को उनके नाम से पुकारती एक आवाज़ सुनाई देती है। अचानक माहौल बदल जाता है, सबके चेहरे डर के लाल पीले पड़ गए, सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। सब लोग कुछ समय पाते हैं। इस बीच एक और हादसा इतनी तेज़ी से घटित हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया।
सड़क के बीचों बीच एक लंबे कद का आदमी लेटा हुआ था, जिसके काले रंग का लबादा पहना हुआ था। रौनक ने गाड़ी का ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन लगा जैसे ब्रेक फेल हो गया। सड़क पर लेटे हुए उस अजीब से शख्स को बचाने के लिए रौनक ने गाड़ी को साइड करना चाहा, लेकिन गाड़ी साइड न होकर उसी शख्स के ऊपर से गुजरती हुई आगे जाकर अनियंत्रित होती हुई मुख्य सड़क से नीचे उतर गई। गाड़ी से आती तेज चीखें वीरान जगह पर गूंजने लगी। सांझ को रात से निगल लिया था और चारों तरफ घनघोर अंधेरा पसर गया था। दाएं बाएं चलती हुई गाड़ी देवदार के ऊंचे वृक्षों के से घिरे जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। रौनक लगातार ब्रेक पर अपने पैर जमाए हुए था और गाड़ी रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी तो किसी बेलगाम घोड़े की तरह चली जा रही थी। रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब तक उसको लग रहा था कि गाड़ी उससे नियंत्रित हो जाएगी। रात गहराने लगी थी। जंगल भी किसी महासागर सा लग रहा था, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गाड़ी में बैठे सभी लोग दहशत में थे। सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। जैसे सन्नाटा जंगल में पसरा हुआ था, ठीक वैसे ही सन्नाटा गाड़ी के अंदर भी था। कुछ देर पहले तक सभी लोग जिस प्रकृति की तारीफ कसीदे कर जा रहे थे, वही सब लोग अब प्रकृति के इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे। दिन के उजाले में देवदार और चीड़ के जो पेड़ वृक्ष खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, वहीं अब रात के अंधेरे में बड़े भयानक जान पड़ रहे थे। हर एक पेड़ के किसी हमलावर सा लग रहा था, मानो वह चलती गाड़ी को ही अपनी शाखाओं से उठा लेगा। दूर जंगल से ही सियार के रोने की आवाज़ आने लगी। सियार के रोने की आवाज़ के साथ जंगल के अन्य पशु पक्षी भी सक्रिय हो गए। न मालूम कौन सा पक्षी था जो बड़ी भयानक आवाज़ करता गाड़ी के सामने से गुजरा। देर तक उसकी आवाज़ सबके कानों में गूंजती रही। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से आकर्षित होकर जंगली कीड़ों का झुंड लाइट पर मंडराने लगा। झुंड इतना अधिक बढ़ गया कि कीड़ों से पूरी हेडलाइट ढक गई, जिससे कारण कोई रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, पूरी तरह से बंद हो गई। अब तो गाड़ी के आगे धूप अंधेरा सा छा गया। एक हाथ को दूजा हाथ नहीं सूझ रहा। गाड़ी भी अपनी ही धुन में सरपट दौड़े जा रही थी। रौनक ने भी अब हार मानते हुए स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा दिया। अजीब बात यह है कि बिना रौनक के भी गाड़ी स्वतः ही चल रही थी। अब तो रौनक के हाथ पैर फूल गए। रौनक का कलेजा जोर जोर से धड़कता रहा। रौनक डरते सहमते हुए, दोस्त गाड़ी अपने आप चल रही। आदि यार रौनक, ऐसे समय में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? यहाँ हम सबकी जान हलक में है। रौनक के बगल वाले सीट पर ही रश्मि बैठी हुई थी। उसने अंधेरे में ही टटोलकर स्टीयरिंग व्हील को ढूंढा तो पाया सच में वहाँ रौनक के हाथ नहीं थे। उसने कांपते हुए अपने हाथों को तेजी से पीछे लेते हुए सबसे गंभीर स्वर में कहा, गाड़ी सच में अपने आप चल रही है। रिनी, हे भगवान, ये हम किस मुसीबत में फंस गए। सूर्या लगातार हमारी गाड़ी भूत के हाईजैक कर ली। आर्यन, सूर्या प्लीज ऐसी बात मत कर। डर के मारे वैसे ही प्राण सूख रहे हैं। रौनक, बी प्रैक्टिकल यार, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा और गाड़ी रुक गई। सभी हैरानी से अंधेरे में भी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे से सटकर बैठी रीनी ने डोर लॉक खोला और तुरंत गाड़ी के बाहर निकल गई। उसके पीछे आदि, सूर्या और आर्यन भी बारी बारी से उतर गए। रश्मि और रौनक अब भी गाड़ी में ही थे। शायद उनका डोर लॉक था जो खुल नहीं रहा था। सभी के चेहरे पर एक ही डर दिखाई दे रहा था कि कहीं गाड़ी फिर से स्टार्ट होकर चलने लगे। आर्यन, तुम दोनों पीछे की तरफ आओ और वहाँ से बाहर आ जाओ। रौनक, तुम पहले आ जाओ, फिर रश्मि को भी यहाँ ले आना। रैन, जैसे ही रौनक पीछे की तरफ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो देखा वहाँ भी लॉक था। गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे। मौसम में हल्की ठंडक होने के बावजूद पसीने की महीन बूंद रौनक के माथे पर छलक आई थी। स्थिति ऐसी बन गई थी कि किसी की भी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही थी। सभी खौफ की जद में थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद गाड़ी का लॉक अपने आप खुल गया। बदहवास सी रश्मि गाड़ी के बाहर निकली। लड़खड़ाते कदमों से रौनक भी बाहर आया। सभी रंगों में डर के खून साथ बह रहा था। कलेजा ऐसे धड़क रहा था कि फटकर अब बाहर आया कि तब बाहर आया। ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो रहा था।
तभी सब सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सायं साय साय करती हवा जब जमीन पर बिखरे पड़े हुए सूखे पत्तों से होकर गुजरी तो और अधिक डरावना माहौल बना देती। हवा से सरकते सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर ऐसा महसूस होता जैसे कोई चला आ रहा है। रात भी खरपतवार की तरह तेजी से बढ़ती जा रही थी। रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। सभी लड़के और लड़कियां एक दूसरे का हाथ थामे हुए डरे सहमे से चुपचाप खड़े हुए मिन्नतें कर रहे थे। सभी अपने इष्ट देव को याद करके इतना बियाबान जंगल से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। जंगल के बीचों बीच खड़े दोस्तों के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। मन इस भय से आशंकित था कि हर आती हुई सांस कहीं आखिरी न हो। सूर्या, ए आदि, कहीं वो आदमी ही तो इन सब का जिम्मेदार नहीं? आदि कपकपाती हुई आवाज में। कौन सा आदमी? आर्यन, वही जिसके ऊपर हमारी गाड़ी चढ़कर आगे निकल गई। रौनक, हाँ, उसी के बाद हमारी गाड़ी जंगल की तरफ उतर गई और ब्रेक फेल हो गया। रश्मि, यह सब देखकर सुनकर तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। रिनी, मेरा तो दिमाग का दही बन गया। सोचने समझने की शक्ति भी नहीं बची। अब तो बस भगवान हम सबको बचा ले। कहते हुए जैसे ही रिनी ने प्रार्थना में हाथ ऊपर उठाए तो सबके हाथ ऊपर की ओर ही रह गए और वह बुत बनी हुई वैसी ही खड़ी रह गई। अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट हुई और एकदम से बिजली कौंधी। बिजली की चमक में जब सबने रिनी को बुत बना देखा तो सबके शरीर डर से सिहर उठे। सूर्या ने रिनी को झकझोरते हुए कहा, अरे रिनी, क्या हुआ तुझे? रिनी मानो नींद से जागी। हड़बड़ाकर उसने सूर्या से कहा, कुछ भी तो नहीं, चलो यहाँ से, हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? यह कहकर रिनी इस तरह आगे बढ़ी चली जैसे जंगल नहीं उसकी अपनी परिचित जगह हो, जहाँ वह बरसों से रहती हो। सभी ने एक दूसरे के हाथों कसकर पकड़ लिया और कोई भी रिनी के पीछे नहीं गया। रिनी कुछ कदम चली ही थी कि उससे सामने रोशनी का एक बिंदु टिमटिमाता हुआ दिखा। उसने अपने दोस्तों को पुकारते हुए कहा, कहाँ रह गए तुम लोग? देखो तो जरा, दूर कहीं कोई घर है शायद। दूरी पर होने के बावजूद रिनी की आवाज़ सुनसान जंगल में साफ सुनाई पड़ रही थी। उसकी कई बातें सुनकर सबके मन में थोड़ी राहत महसूस हुई। चलो, यहाँ कोई है, इंसान बसता, शायद वही हमारी मदद कर दे इस जंगल से निकलने में। इसी सोच से सबने में ऊर्जा का संचार हुआ और वह फुर्ती से उस तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं जिस तरफ रिनी गई थी। रिनी अब भी उसी दिशा की ओर निहार रही थी जहाँ रोशनी दिशा दिखाई दे रही थी। सभी लोग रिनी के नज़दीक चले गए और उसी दिशा में देखने लगे जिस ओर रिनी देख रही थी। दूर एक सुनहरी सी रोशनी का बिंदु दिखाई दे रहा था जिसे देखकर सबके चेहरे खिल उठे। आदि चिंतित स्वर में, यार, हम जिस उम्मीद की एक किरण समझ रहे हैं वो मुसीबतों का निमंत्रण न हो, हमें फंसाने का एक जाल भी हो सकता है। रौनक, होने को तो कुछ भी हो सकता है। शायद तुम तो अनुमान लगा रहे हो वह सही भी हो, लेकिन सिर्फ अनुमान से डरकर यहाँ रात को जंगल में खुलेआम रहना भी सही निर्णय नहीं है। जंगली जानवरों का शिकार बनने से अच्छा हमें वहाँ जाना चाहिए। आर्यन, मुझे तो आदि और रौनक दोनों की ही बात सही लग रही, समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए। सूर्या, हम सब गाड़ी में ही तो रात काट सकते हैं, सुबह होते ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। रश्मि, बात तो तेरी एकदम सही सूर्या, लेकिन तुझे तो पता है ना कि गाड़ी अपने आप चल रही थी। रौनक रश्मि की बात का समर्थन करते हुए अटकते हुए कपकपाती आवाज़ में बोला, लॉक भी तो ऑटोमेटिक लग जाते थे। जंगल के बीचों बीच खड़े हुए लड़के और लड़कियां इससे ही उधेड़ बुन में थे। क्या करें? दूर से आती रोशनी की दिशा में कदम बढ़ाएं या फिर से गाड़ी की ओर लौट जाएं। तभी तेज आवाज़ से बिजली ऐसे कड़की मानो चेतावनी दे रही हो कि खुले आसमान तले रहना खतरे से खाली है नहीं है, कहीं किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। अब तो किसी के पास कोई चारा ही नहीं था, ना नुकुर करने का। सभी तेज कदमों से उस ओर बढ़ चले जिस ओर से रोशनी दिखाई दे रही थी। हाँफते हुए सूर्या ने कहा, कितना और चलना होगा? ये रोशनी वाली जगह जस की तस नहीं लग रही। रश्मि, हाँ, ये दूरी कम क्यों नहीं हो रही? आदि, यार, तुम लोग भी कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग नौतल पर थोड़ी चल रहे हैं। रौनक, चलते रहो, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। आर्यन एकाएक रुक गया और चिल्लाते हुए बोला, ओ तेरी, वो क्या है? सभी रुक गए और आर्यन द्वारा बताई जगह की ओर देखने लगे। वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ था। अंधेरे में भी एक साया नजर आ रहा था। सबकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून न निकले।
झाड़ियों के पीछे चहलकदमी की आवाज़ ने रूह को अंदर तक कँपा दिया था। झाड़ियों से उछलता हुआ वह साया पेड़ पर जा पहुंचा तो सब एक साथ चीख पड़े। सबकी चीख सुनसान जगह होने के कारण तेज तक गुजरती रही। सभी को जंगल में बीच में कहीं होटल दिखा। उनको लगा कि ये होटल यहाँ पे कैसे हो सकता है। तभी उनको ऐसा लगा कि चलो कुछ तो दिखाई दिया इस जंगल में। डरते डरते सभी लोग धीमी गति से कदम बढ़ाते हुए उस आलीशान सी होटल के नज़दीक जाते हैं। होटल के सभी कमरों की बत्ती बुझी हुई थी। सिर्फ लॉबी, रिसेप्शन डेस्क और ऊपरी मंजिल का एक कमरा रोशनी से सरोबार था। मुख्य द्वार खुला हुआ था पर वहाँ कोई दरबान नहीं था। रिसेप्शन डेस्क भी सुनी सी थी। जिस तरह के होटल अपने हॉल बयां कर रही थी, उसे देखकर किसी का मन गवारा नहीं करता कि होटल के अंदर पैर रखे। आदि डरते हुए स्वर में धीमे से बुदबुदाया, लौट चले क्या? तभी पीछे से लड़खड़ाती हुई बूढ़ी आवाज़ सुनाई दी। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।